Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 9th of September 2021. तो गाइज आज है तारीख 9 सितंबर 2021 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, एक बार नजर मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे श्रीलंका के अंदर फूड इमरजेंसी लग चुकी है। ये आर्टिकल पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। यहाँ पर हम लोग अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को क्लियर करने वाले हैं, टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। तो ये आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये डेली बेसिस पर मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है इसी यूट्यूब चैनल पर। और ये वीडियो आपके यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर जितने भी आर्टिकल डिस्कस करते हैं इस वीडियो में वो प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज के सेकंड आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट की देखो माना यह जा रहा है कि उनकी एक हैट है जो कि हांगकांग के अंदर पाई गई है। अब उसकी यहाँ पर ऑक्शन की जाएगी, नीलामी की जाएगी, करोड़ की वहाँ पर वो हैट बिकने वाली है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री का ये टॉपिक आपका हो जाएगा, जीएस पेपर 1 के अंदर ही आएगा। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको जानने को मिलने वाली है। थर्ड आर्टिकल एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात हो रही है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के बारे में। तो ये आर्टिकल क्यों है चर्चा में, देखो यहाँ पर बताया यह गया कि बहुत सारी प्रजातियां जानवरों की वो खत्म हो चुकी हैं और आज के टाइम पर बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो कि खत्म होने वाली हैं, वो एक्सपेक्टेड है खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे हमें एक प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत सारी स्पीशीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर यूपीएससी के पास्ट ईयर के प्रीलिम्स पेपर देखोगे तो वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी हद तक बनते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं ओडिशा के अंदर मंडा बफेलो है। तो इस मंडा बफेलो को यहाँ पर एक रिकग्निशन दिया गया। वो रिकग्निशन क्या है, किसने दिया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जानेंगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। उसके बाद यहाँ पर एक और पर्सनैलिटी चर्चा में आ चुके हैं, अगेन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे VO चिदम्बरम पिल्लाई जी के बारे में, इनका क्या रोल रहा है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्वदेशी मूवमेंट क्या था और इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, इनका क्या योगदान रहा है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये क्यों है चर्चा में, आगे डिस्कशन होगा। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिफेंस और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, डिफेंस एक्सपो 2022 डिक्लेयर कर दिया गया है। 2022 का डिफेंस एक्सपो होने वाला है। इस एक्सपो में क्या क्या होगा, क्या क्या यहाँ पर एग्जैक्टली होने वाला है पूरे के पूरे इस एक तरीके से एग्जीबिशन के अंदर, वो सब हम डिस्कस करेंगे और क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो भी मैं आपको बताऊंगा। एट द लास्ट हम लोग बात करेंगे भारत का एक लार्जेस्ट प्योरीफायर एक तरीके से लग चुका है चंडीगढ़ के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि दिल्ली के अंदर स्मॉक टावर है उसी प्रकार से यहाँ पर ये वाला प्योरीफायर भी देखने को मिलेगा। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे स्मॉक टावर के बारे में भी, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। बट गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम ID दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ अब फटाफट हम लोग अपने पिछले करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर जो हमें करंट इश्यूज डिस्कस करने हैं वो तो हम करते ही करते हैं, साथ ही साथ हमारा जो पिछले दिन का करंट अफेयर होता है उसको भी रिवाइज करते हैं। तो जैसे कल हमने जो डिस्कस किया था, फटाफट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। कल हमने बात की थी कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट के बारे में, ये पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। तो आप लोगों को बताना ये एग्रीमेंट क्या था, ठीक है, कहाँ पर, असम के अंदर यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है, किस चीज़ को लेकर, जो ये कार्बी जगह है वहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर क्यों हुआ है ये एग्रीमेंट, क्यों यहाँ पर एक तरीके से एग्रीमेंट करना पड़ा, कुछ मांग थी क्या लोगों की, ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने आप लोगों को कल डिटेल में पढ़ाया था। उसके बाद कल मैंने डिटेल में बताया था जो क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट एल नीनो और ला नीना के ऊपर काफ़ी बुरी तरह से पड़ने वाला है आने वाले टाइम पर, ऐसा एक सुपर कंप्यूटर ने बताया है। वो सुपर कंप्यूटर साउथ कोरिया का है, उसने बताया आने वाले टाइम पर ला नीना और एल नीनो बुरी तरह से इफेक्ट होंगे। कल ही मैंने आपको डिटेल में बताया ला नीना और एल नीनो क्या है। तो आज आप लोग खुद बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में एल नीनो ला नीना क्या है, मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल में चर्चा हो रही है रैप्टर स्पीशी के बारे में। कल हमने डिस्कशन किया था कि रैप्टर स्पीशी आज के टाइम पर काफ़ी हद तक खतरे में है। तो यहाँ पे ज़रूर बताना रैप्टर स्पीशी कौन सी होती है, ये इसका क्या मतलब एक तरीके से आज के टाइम पर हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या इतना इंपॉर्टेंस है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
देन उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। एक इलौती वैक्सीन है जिसका नाम है बीसीजी वैक्सीन, ठीक है, ये इसके ऊपर काम होती हुई नजर आई है। नाउ ट्यूबरक्लोसिस मैंने डिटेल में पढ़ाया था, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ये बीमारी कैसे फैलती है, ट्रांसमिट कैसे होती है, कोई यहाँ पर प्रिवेंशन है या नहीं। तो अभी यहाँ पर बीसीजी वैक्सीन को लेकर चर्चा हो रही है। तो बीसीजी वैक्सीन बहुत पुरानी वैक्सीन, लगभग 100 साल पुरानी वैक्सीन है। अब ये बताना इंडिया के अंदर सबसे पहली बार बीसीजी वैक्सीन कब लाई गई थी, प्लस इसकी फुल फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना। फिर उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था इंडिया और क्रोएशिया के रिलेशंस को लेकर। इंडिया और क्रोएशिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है इनकी आपस में बीच में मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंदर बहुत कुछ डिस्कशन किया गया, जैसे कि कोविड को लेकर कैसे टैकल करेंगे, प्लस ट्रेड रिलेशंस को लेकर बातचीत हुई। तो यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ देखा था। तो क्रोएशिया को आप मैप में जाकर देख सकते हो कहाँ पर है क्रोएशिया, जिससे आप लोग यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने कल डिस्कस किया था ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन के बारे में। अभी यहाँ पर ये ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया है किसी एक स्टेशन को, हाल ही में यहाँ पर ये दिया गया, कल ही हमने डिस्कशन किया था। तो ये जरूर बताना हाल ही में किसको दिया गया, प्लस भारत के अंदर अब कितने टोटल स्टेशन है जिनको ये वाला सर्टिफिकेशन मिला है, वो कौन कौन से स्टेशन है, उसमें से सबसे पहला स्टेशन कौन सा है, एक एक चीज मैंने कल बताई थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम के बारे में। ये जो अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम है इसमें क्या है, 8 बैंकों ने मिलकर एक तरीके से आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ये लोग आपस में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी किसी कस्टमर की वो शेयर करेंगी, लेकिन यहाँ पर जो कस्टमर है उसकी कंसेंट लिया जाएगा, उसकी यहाँ पर परमिशन ली जाएगी। उसकी परमिशन लेने के बाद यहाँ पर ये जो 8 बैंक्स होने वाली हैं ये आपस में इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकती हैं। फिर एट द लास्ट हमने डिस्कशन किया था सिम्बेक्स 2021 के बारे में। तो सिम्बेक्स एक अभ्यास है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये अभ्यास कौन सी कंट्री के साथ किया गया है, ये आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। प्लस यहाँ पर जिस कंट्री के साथ किया गया है उस कंट्री के साथ और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं और भी बहुत सारे अभ्यास होते हैं, कल मैंने बताया था वो कौन कौन से होते हैं, वो भी ज़रूर बताना। आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस का जवाब अच्छे से नीचे दे दिया है। तो बहुत सारे लोग जो है रेगुलर यहाँ पर आंसर करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, और जो कि मैं अब आजकल पिन भी कर देता हूँ जिसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे अच्छा आंसर होता है। तो यहाँ पे ज़रूर इसका आंसर ज़रूर करना। नाउ बढ़ते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। सबसे पहला आर्टिकल आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। श्रीलंका के अंदर फूड इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई। नाउ ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ये आपका जीएस पेपर 2 के अंदर स्टैंड करता है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। न्यूज़ द हिंदू की आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। सारे आर्टिकल के साथ मैं आपको सोर्सेज दिखाता रहूँगा कहाँ कहाँ से सारे आर्टिकल्स को लिया गया है। तो द हिंदू ने यहाँ पर डिस्कशन किया कि हाल ही में श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि एक इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई गई है, और यहाँ पर आप कह सकते हो इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाने के बाद यहाँ पे काफ़ी बुरा हाल हो चुका है। श्रीलंका के पास अपना फॉरेक्स रिजर्व कोई बचा नहीं, पैसा यहाँ पर है नहीं, प्लस उधार इतना ले रखा है कि उस उधार को चुकाना है अभी, और एक तरीके से कर्जा इतना ज़्यादा चढ़ा पड़ा है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ चुकी है, फूड के प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। तो श्रीलंका का मैप आप लोगों को पता ही होगा, मतलब सभी लोगों को मालूम होगा श्रीलंका कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। तो ऊपर ये है हमारा महान भारत, तो भारत के नीचे ही यहाँ पर आप देख पाओगे ये है श्रीलंका, इसकी कैपिटल कोलंबो, इधर गल्फ ऑफ मन्नर देखने को मिलता है, इधर इंडियन ओशन देखने को मिलता है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कि जो श्रीलंका के अंदर ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया है इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, किन चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला। सबसे पहला कारण है अंडर परफॉर्मिंग टूरिज्म सेक्टर। अब मतलब क्या है, देखो श्रीलंका के अंदर श्रीलंका कैसे पैसे कमाता है, ज़्यादा पैसे नहीं कमाते, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन है नहीं कि जो ये लोग बेचकर पैसा कमाएं। यहाँ पर ये लोग पैसा कमाते हैं टूरिज्म से। लोग जाते हैं यहाँ पर घूमने जाएंगे, पैसा खर्चेंगे वहाँ पर, उससे यहाँ पर इनकी इकॉनमी जनरेट होती है। लेकिन हुआ क्या, कोविड-19 पैंडमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इनकी इकॉनमी बहुत बुरी तरह से हिट हुई, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से बंद हो चुका था, दूसरी कंट्री के साथ फ्लाइट्स कैंसिल थी, अब यहाँ पर कोई टूरिज्म चल नहीं रहा था, इनफैक्ट अंदर ही कोई टूरिज्म नहीं चल रहा था, सब घर में बंद थे। तो इनकी इकॉनमी काफ़ी बुरी तरह से हिट हुई है, काफ़ी धड़ाम से गिरी है, क्योंकि इनके पास और कुछ है नहीं जिससे ये अपनी इकॉनमी को ग्रो कर सकें। इसके बेसिस पर हुआ क्या, ये सब चलते तहत इनका जो फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि जो बाहर वाला पैसा होता है, हर कंट्री के पास फॉरेक्स रिजर्व होता है, ये फॉरेक्स रिजर्व ड्रॉप डाउन हो गया, ये गिर गया। पहले हुआ करता था 2019 के अंदर $7.5 बिलियन, और ये 2021 जुलाई का डेटा है, ये है $2.8 बिलियन। तो आप कह सकते हो अभी यहाँ पर श्रीलंका के पास $2.8 बिलियन का क्या है, फॉरेक्स रिजर्व है। तो आप कहोगे तो बहुत है, यहाँ पे आराम से चल जाएगा इनका, लेकिन यहाँ पर ये बहुत तो है, लेकिन अभी पता है दूसरी कंट्रीज़ को जो है उधार देना, वो कितना देना है, $3 बिलियन इनको उधार देना है, मतलब उधार कर रखा है इन्होंने, चुकाना ये पैसा। तो आप कह सकते हो अभी तो चुकाना भी है $3 बिलियन, $2.8 बिलियन पैसा है। चलो अभी यहाँ पर चुका बाद में देंगे, तो भी इतना पैसा कब तक चलेगा, लगभग 12 महीने तक चल जाएगा।
हद से ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से 12 महीने तक पैसा चल जाएगा, अपने कंट्री को खिला लेंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद तो और बुरा हाल होने वाला है। तो यहाँ पर आज के टाइम पर बहुत कुछ देखने को मिला। सबसे पहला यहाँ पर आप कह सकते हो फैक्टर है वो है टूरिज्म सेक्टर इनका डूबा, उसकी वजह से यहाँ पर ये इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले। उसके बाद इनकी करेंसी खुद यहाँ पर डेप्रिसिएट हो गई। ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व है नहीं, फॉरेक्स रिजर्व सूख गया, फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया। अब यहाँ पर ये लोग चीज़ों को अच्छे से इंपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। श्रीलंकन रूपी डेप्रिशिएट हो गई लगातार, आप कह सकते हो 8% से यहाँ पर इनका खुद का पैसा गिरता हुआ नजर आया। प्लस अब ये सब चीज़ें देखने को मिली, इनका पैसा गिरता हुआ नजर आया, तो ऑब्वियस सी बात है महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ सामान आ नहीं रहा है, पैसा है नहीं, बहुत कम सामान आ रही है, लिमिटेड सप्लाई हो रही है। बेसिक फूड की सप्लाई भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो रही है, क्योंकि ये लोग डिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। पता है ये लोग इवन अपना जो फूड सप्लाई जैसे शुगर हो गया, डेयरी प्रोडक्ट, वीट, मेडिकल सप्लाई, ये सब दूसरी कंट्री से परचेज करते हैं। तो ये बेसिक नीड्स भी यहाँ पर ये सब दूसरी कंट्री से परचेज करते हैं। उस वजह से श्रीलंका की आज के टाइम पर बहुत बुरी हालत हो चुकी है। और आप कह सकते हो आज के टाइम पर ये जो फूड आइटम्स के प्राइसेस वगैरह हैं, ये सब भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो चुके हैं वहाँ पर। उसके बाद एक और फैक्टर आपको ये देखने को मिलेगा, जो एक तरीके से फॉरेन करेंसी है वो यहाँ पर डिमिनिश हो चुकी है। मतलब वही सेम बात जो कि मैंने अभी आपको बताया, फॉरेन करेंसी काफ़ी हद तक गिर चुकी है। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बहुत बुरा हाल हुआ। इनका जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है, एक्सपोर्ट हो गया, वर्कर रेमिटेंस हो गया, ये काफ़ी हद तक डाउन हुआ है। लोग बाहर काम कर रहे थे, लोग ज़्यादा पैसा कमा कर देते हैं, लेकिन बाहर भी तो काम नहीं चल रहा था। विदेश में जो लोग हैं श्रीलंका के, वो बाहर से पैसा कमा के ला के दे रहे थे, जिसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं, तो वो भी तो यहाँ पर बाहर भी तो काम नहीं चल रहा था। ठीक है, तो बहुत बुरा हाल था इस पैंडेमिक के टाइम पे। बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत कुछ फेस किया है, इवन इंडिया के अंदर भी बहुत सारे क्राइसिस फेस किए हैं बहुत सारे लोगों ने। आप माइग्रेंट वर्कर्स की हालत आप लोगों ने देखी होगी। लॉकडाउन जब लगे थे उसके बाद लोग पैदल पैदल अपने घर गए थे, तो बहुत कुछ यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली है। तो यहाँ पर लेकिन श्रीलंका के अंदर कुछ ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं। उसके बाद आज के टाइम पर फूड शॉर्टेज भी हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ किया नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने क्या किया, एक गलती तो उन्होंने ये करी कि इनके सरकार ने अभी हाल ही में एक डिसीजन लिया कि लोग केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कि आज के टाइम पर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के लिए। तो इन्होंने बोला हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, हम लोग ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे। अब क्या हुआ, एक रात ही, मतलब एक रात के अंदर अंदर ये एक तरीके से ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हुआ। इसकी वजह से इतना ज़्यादा उत्पादन हुआ ही नहीं क्रॉप्स का, और फूड शॉर्टेज वहाँ पर पड़ चुका। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है आज के टाइम पर श्रीलंका। आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि पहले अभी तक ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर नहीं आ रहे थे। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली आया है आर्टिकल, जिसमें हमने सारे फैक्टर्स डिस्कस किए। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है कि आज के टाइम पर क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं इस इमरजेंसी क्राइसिस को टैकल करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी दे दिया है कि जितने भी आप कह सकते हो रिटेल प्राइसेस हैं, ठीक है, एसेंशियल फूड आइटम्स के लिए, उसको यहाँ पे उसके लिए ऑर्डर दिया गया है। और साथ ही साथ आप कह सकते हो जो भी स्टॉक है ट्रेडर्स के पास, उन सबको जब्त किया गया। उसके बाद ये जो इमरजेंसी लॉ पास किया गया, ये इमरजेंसी लॉ के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास पावर आ जाएगी, ये किसी भी लोग को अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो इसकी सुनवाई भी नहीं होने वाली, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। इस इमरजेंसी लॉ के हिसाब से जो अथॉरिटीज़ हैं, जो लॉ वाली अथॉरिटीज़ हैं, जो कि कानून को यहाँ पर इनेबल करती हैं, उन अथॉरिटीज़ के पास बहुत सारी पावर आ जाने वाली है, ताकि यहाँ पर चीज़ों को टैकल किया जा सके। उसके साथ जो यहाँ की मिलिट्री है वो एक तरीके से पूरे के पूरे एक्शन को देखने वाली है। प्लस आप कह सकते हो यहाँ पर फोकस ये किया जाएगा कि जो एसेंशियल आइटम्स है वो गवर्नमेंट गारंटीड प्राइस में ही दिया जाए, गवर्नमेंट गारंटीड प्राइस में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। हद से हद फोकस ये किया जाने वाला है, लोगों को यहाँ पर खाना मिल जाए, लोगों को कुछ ना कुछ मिल जाए, लोगों की जान ना जाए, बुरी सिचुएशन ना क्रिएट हो। तो यहाँ पर सरकार इसके ऊपर फोकस करने वाली है। क्वेश्चन ये है, अभी हमने इमरजेंसी क्राइसिस का फंडा देखा, यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। क्या इंडिया के अंदर भी कोई ऐसा प्रोविजन है? बिल्कुल। हम जब आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, वहाँ पर आपको पता होगा बहुत सारी इमरजेंसी होती है, उसमें से एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी किस में मेंशन है, तो आपको ध्यान देना है आर्टिकल 360 के अंदर। भारत का मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो भारत के अनुच्छेद 360 के अंदर यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। कब? जब ये सेटिस्फाई हो कि जो इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर, उसको कहीं ना कहीं खतरा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये अप्रूव कैसे होती हैं चीज़ें, तो आपको ध्यान देना है, फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूव किया जाता है दोनों हाउसेस के द्वारा, यानी कि जो राज्यसभा है, लोकसभा है, दोनों हाउसेस मिलकर यहाँ पर इसको अप्रूव करते हैं। और आप कह सकते हो यहाँ पर ये अप्रूव लगातार रहता है जब तक इसको यहाँ पर प्रेसिडेंट रिवोक ना कर दें, तब तक यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। मतलब कि इसको रिवोक नहीं किया जाता तब तक यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये इमरजेंसी रेगुलर लगी रहती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यह है फाइनेंशियल इमरजेंसी का कुछ कॉन्सेप्ट।
नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे जो आर्टिकल है वो आपका जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चर्चा हो रही है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट आपको यहाँ पर ये पिक्चर में दिखाई पड़ रहे होंगे। ये जो हैट है ना इनकी, ये हैट अभी मिली है हांगकांग के अंदर। ये हैट, ठीक है, आप देख पाओगे ये वाला पिक्चर इंडियन एक्सप्रेस ने दिया है अपने न्यूज़पेपर के अंदर, और बोला है कि ये जो हैट है इसका जब डीएनए टेस्ट किया गया तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये नेपोलियन बोनापार्ट की ही है। आप कहोगे डीएनए कैसे टेस्ट किया गया, तो एक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की मदद से यहाँ पर ये काम किया गया है। आर्टिकल आप देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस का, कल का ये आर्टिकल है, ज़बरदस्त आर्टिकल है। एक नई डिस्कवरी हुई नेपोलियन के हैट की, और यहाँ पर डीएनए बताता है कि हाँ ये नेपोलियन का हैट ही है और ये मिला है हांगकांग के अंदर। अब इसकी ऑक्शन होगी, लगभग 27 अक्टूबर की इसकी नीलामी होगी। बताया यह जा रहा है कि 1 से 1.5 करोड़ तक की यहाँ पर यह हैट बिक सकती है। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में ये चीज़ें बताई गई। नाउ अब हम लोग नेपोलियन के बारे में थोड़ी बहुत बातें पढ़ लेते हैं। ये कुछ ब्रीफ प्रोफाइल है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 15 अगस्त को। आप ध्यान रख सकते हो यहाँ से 15 अगस्त को हम लोग यहाँ पर इंडिया भी आज़ाद हुआ था, और उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पे 15 अगस्त को जो है नेपोलियन बोनापार्ट की भी जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1769 में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। कब, कहाँ पर, सॉरी, अजैक्सियो में यहाँ पर ये जन्म हुआ था। ये मेडिटेरेनियन आइलैंड ऑफ कोर्सिया देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर है ये जगह है। उसके बाद नेपोलियन को नेपोलियन 1 भी बोला जाता था। एक फ्रेंच मिलिट्री लीडर थे, तो आपको ध्यान देना है, फ्रांस के जो मिलिट्री लीडर की तरह ये वर्क करते थे। साथ साथ एक एम्परर थे, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि काफ़ी कुछ इन्होंने जीत हासिल करी यूरोप के ऊपर अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर। और मैं आपको बता दूँ, उन्होंने कम उम्र में ही बहुत कुछ करके दिखाया। एक तरीके से लीडर की तरह काफ़ी कुछ काम किया। और उसके बाद अपने आप को एम्परर की तरह देखने को मिला। अपने आप को एम्परर बनाया 1804 के अंदर, और डेथ कब हुई थी, 5 मई 1821 के अंदर डेथ हो गई थी। कहाँ पर, आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना के अंदर। अब हम लोग इसको थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं क्या क्या यहाँ पर हुआ है बीच में। तो सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हुआ, राइज कैसे हुआ, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट का एक तरीके से आप कह सकते हो ये जो राइजिंग सिचुएशन है कब से देखने को मिली, तो वो शुरुआत हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, आपको मालूम होगा, फ्रांस क्रांति आई थी। और ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ये हुआ था 1789 से लेकर 1799 के बीच में। यहाँ पर ये रिवॉल्यूशन देखने को मिला। यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये 10 साल के अंदर बहुत कुछ बदलाव आया, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर तानाशाहपना आया, फिर एक तरीके से पहले यहाँ पर आप कह सकते हो तानाशाह भी आया था बीच में, बहुत सारे लोगों को मारा काटा भी गया था बीच में। मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लाई भी गई थी यहाँ पर बीच में। लोगों ने काफ़ी कुछ प्रोटेस्ट भी किया अलग अलग चीज़ों को लेकर। तो ये क्रांति आई थी यहाँ पर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि ये 10 साल का समय था। लेकिन आप कह सकते हो यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का यही एक तरीके से सबसे ऊपर उठने वाला समय था। यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत कुछ करके दिखाया। एक यंग लीडर के तौर पे यहाँ पर बहुत सारी जंग भी जीती नेपोलियन बोनापार्ट ने, अपने दम पर यहाँ पर जंग जीती। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर को भी लड़ा। लगभग आप कह सकते हो इनको ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट तक पहुंच चुके थे ये 1793 के अंदर। ब्रिगेडियर जनरल बन चुके थे 1793 में। आप कह सकते हो उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। 1793 तक ब्रिगेडियर जनरल बने। अब यहाँ पर क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो। ये क्या है, तो आप कह सकते हो नेपोलियन बोनापार्ट ने जीत हासिल करी कहाँ पर, ऑस्ट्रियंस के ऊपर, नॉर्दर्न इटली के अंदर। फिर उसके बाद एक ट्रीटी यहाँ पर साइन करी गई, ट्रीटी ऑफ कैंपियो फॉर्मियो। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ने एक तरीके से यहाँ पे पूरी कोशिश करी थी इजिप्ट को जीतने की, बट यहाँ पर हार गए थे ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, उस समय आप कह सकते हो कि ये जो बैटल हुई थी उस समय, इस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ द नाइल। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीज़ें इजिप्ट के ऊपर जीत हासिल करने की पूरी कोशिश की थी, एक जीत यहाँ पर ले ही ली थी। उसके बाद आप कह सकते हो नेपोलियन पार्ट थे, एक तरीके से फ्रेंच डायरेक्टरी जो था उसको हटाया, फ्रेंच डायरेक्टरी को रिप्लेस करके एक तरीके से 3 मेंबर का कॉन्सुलेट बनाया। नेपोलियन पहले यहाँ पर कॉन्सुलेट बन चुके थे, अपने आप को एक लीडर मानने लगे थे काफ़ी टाइम बाद। तो ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। मतलब एक तरीके से कू आ चुका था, यानी कि जो कू आप आज के टाइम पर समझ रहे हो ना, जैसे म्यांमार के अंदर हो रहा है, मिलिट्री का कू आ चुका है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो ये भी कू वाली सिचुएशन देखने को मिली, जो कि मिलिट्री का पूरी तरह से कंट्रोल हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट ने काफ़ी दिनों तक रूल किया, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने रूल के साथ साथ आप कह सकते हो जो शासन है काफ़ी हद तक लंबे समय तक शासन चला। आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो ये नेपोलियन बोनापार्ट है, इनका जो शासन है, यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। एक तो हुई थी नेपोलियनिक वॉर, और उसके बाद थी लुजियाना परचेज।
अब ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं नेपोलियन वॉर क्या थी। ये 1803 से लेकर 1815 तक यहाँ पर ये वॉर हुई और यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए। फ्रांस के कॉन्फ्लिक्ट हुए यूरोपियन नेशंस के साथ। फ्रांस यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत कुछ यहाँ पर गोल था कि बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर मैं कब्जा करूँगा। उसके बाद यहाँ पर लुइसियाना परचेज देखने को मिला। 1803 में हुआ क्या कि नेपोलियन ने तय किया कि जो ये फ्रांस का लुइसियाना टेरिटरी है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, इसको यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये बेच देंगे, किसको, यूनाइटेड स्टेट्स को बेच देंगे $15 मिलियन का। और यहाँ पर आप कह सकते हो बेच दिया गया और ये ट्रांजैक्शन हो गया बाद में। ये जो ट्रांजैक्शन था इसी को यहाँ पर लुइसियाना परचेज बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ने और भी बहुत सारी विक्ट्रीज़ हासिल करी, बहुत सारी बैटल के अंदर विक्ट्रीज़ हासिल करी, बहुत सारे लोगों को हराया। मैंने जैसा बताया बहुत यहाँ पर यंग एज के अंदर बहुत कुछ किया। देन उसके बाद यहाँ पर जो ये नेपोलियन बोनापार्टी का एक तरीके से शासन था, इसके अंदर इन्होंने ये काम किया, जो सर्फडॉम और फ्यूडलिज्म है इसको ख़त्म किया। अब ये सर्फडॉम क्या है, देखो यहाँ पर एक तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। जो एक तरीके से नीचे हिस्से वाले लोग थे, पुअर सोसाइटी वाले लोग थे, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा था। नाउ ये फ्यूडलिज्म क्या है, जो फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे, मतलब डोमिनेंट सोशल सिस्टम हुआ करता था। लोग जो है ना, जो अमीर लोग हुआ करते थे, रिचर्स वाले लोग हुआ करते थे, वो गरीब लोगों को डोमिनेट करते थे उनको, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर डोमिनेंट सोशल सिस्टम बोला जाता है फ्यूडलिज्म को। तो ये जो फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये खत्म किया। तो नेपोलियन बोनापार्ट के आने से ये तो कुछ चीज़ें देखने को मिली थी, ये बदलाव हुए कि यहाँ पर लोगों पर जो अत्याचार थे, अब ये चीज़ें थी जो अमीर लोग करते थे, यानी कि एक तरीके से जो डोमिनेंट सोशल सिस्टम था वो खत्म हो चुका था। लेकिन एजुकेशन को सेटअप किया नेपोलियन ने। क्या किया, एक तरीके से सिस्टम ऑफ स्कूल रखे जिसको लाइसिस बोला गया, और वो जो स्कूल है वो आज के टाइम पर भी यूज़ में देखने को मिलते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ अब यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई, तो यहाँ पर आप कह सकते हो मृत्यु हुई थी। पहली बात तो एक वॉर थी, वाटरलू की वॉर 1850 में, वहाँ पर हारे, फिर उसके बाद यहाँ पर मृत्यु हुई। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये देखने को मिला हम लोग को। नेपोलियन हार गए थे 1814 में, फिर उसके बाद आप कह सकते हो एक आइलैंड था, वहाँ पर जाकर इनकी डेथ हो गई थी। ओके, वहाँ पर जाके इनको कब्जा मतलब बंद कर दिया था और उसके बाद यहाँ पर जहर देके मार दिया गया था। ये आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे तो ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ओके, तो आई होप आप यहाँ पर कुछ चीज़ें सीख गए होंगे क्या क्या है यहाँ पर। मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पर बता दिया है फिलहाल वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, और मतलब थोड़े से 8 से 10 मिनट में आपने काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ पर। ज़्यादा डिटेल में आप लोग जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको समझने को मिलेगा। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंट आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। यहाँ पर चर्चा हो रही है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के बारे में। यह आर्टिकल कुछ और ही नाम से आया है न्यूज़ में, वो क्या है आगे मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप ये जानवर देख रहे हो, यह भी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था, इसको हमने द हिंदू में भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पर ये जो है ये है कोमोडो ड्रैगन, ठीक है। अभी यहाँ पर ये भी काफ़ी हद तक खतरे में पहुँच चुका है। ये क्या है, कोमोडो ड्रैगन। ओके, आइए हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। डाउन टू अर्थ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है UPSC करंट अफेयर के लिए। यहाँ पे बताया गया 900 से ज़्यादा जो प्रजातियाँ हैं जानवरों की, वो आज के टाइम पर एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। और ये सब बताया गया, एक नया लेटेस्ट डेटा आया है IUCN रेड लिस्ट का, उसके थ्रू। अब यहाँ पे हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आज के टाइम पर जानवर काफ़ी हद तक खतरे में देखने को मिलेंगे, इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। उससे पहले यहाँ पर ये जान लो IUCN क्या है, ये आपको आगे भी जानने को मिलेगा, बट मैं आपको बता दूँ कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। IUCN को बनाया गया था 1948 में, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये अपनी एक रेड लिस्ट को बनाकर चलता है। यहाँ पर जो बहुत सारे जानवर हैं या फूल पौधे हैं वो अगर खतरे में होते हैं तो वो IUCN उस कैटेगरी के अंदर डालता है। और इस लिस्ट के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ठीक है। मैं अभी आपको आगे पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेन काम यह है अपनी रेड लिस्ट को मेंटेन करता है। यहाँ पर जो भी प्रजाति खतरे में है उसको यहाँ पर ही अलग अलग लिस्ट के अंदर डालता हुआ नजर आता है। नाउ IUCN की जो रेड लिस्ट है उसको अपडेट कर दिया गया। यहाँ पे पता यह चला है कि बहुत सारी जो प्रजातियाँ हैं, लगभग 9 कैटेगरीज के ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हो प्रजातियों को एक तरीके से अपडेट किया गया है। और यहाँ पे बोला गया लगभग 902 प्रजातियां हैं जानवरों की, वो आज के टाइम पर एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। और 30% जो प्रजातियां हैं वो आज के टाइम पर खतरे में है कि ये भी ख़त्म होने वाली हैं। तो हमें उनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। मतलब इतनी सारी प्रजातियां जानवरों की पाई जाती हैं पूरे दुनिया भर में, इसमें से 902 स्पीशीज़ तो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं और 30% अभी भी खतरे में है कि ये भी ख़त्म हो सकती हैं जल्दी। आप कह सकते हो इसमें से 80 जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं वाइल्ड के अंदर, ठीक है। उसके मतलब जो वाइल्ड प्रजातियां हैं, जंगली जानवर हैं। उसके बाद 8444 आज के टाइम पर ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड सेक्टर के अंदर है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा खतरे में, बहुत बुरी हालत है, बहुत कम प्रजातियाँ बची, बहुत कम इनकी पॉपुलेशन बची है, इनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। उसी कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेंगे, उसी कंडीशन में यहाँ पर देखने को मिलेंगे और उसी कंडीशन में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मतलब भरपूर मात्रा में आज के टाइम पर जानवर खतरे में देखने को मिलेंगे, उनको अलग अलग लिस्ट के अंदर डाला गया। सब मैं डिस्कस करूंगा, इंडेंजर्ड लिस्ट
क्या है, थ्रेटन लिस्ट क्या है, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट, ये सब लिस्ट क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अभी हमने डिस्कस किया था एक आर्टिकल जिसमें चर्चा हो रही थी कोमोडो ड्रैगन्स के बारे में। तो जो कोमोडो ड्रैगन है ये इंडोनेशिया का कोमोडो ड्रैगन है, इंडोनेशिया के अंदर पाया जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है, सबसे बड़ी छिपकली जो कि दुनिया में पाई जाती है वो यहाँ पर यही है, कोमोडो ड्रैगन। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। और ये भी क्या हुआ है, इसकी हालत बुरी हो चुकी है, ये वल्नरेबल से एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर पहुंच चुकी है। बताया यह गया इसकी प्रजातियां काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी हैं और आने वाले 45 साल के अंदर लगभग ये और ज़्यादा खत्म होने वाली है। ऐसा ना हो कि ये पूरी प्रजाति खत्म हो जाए, कोमोडो ड्रैगन का नाम और निशान पृथ्वी पर बचे ही ना, ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। नाउ IUCN के ये अलग अलग लिस्ट होती हैं, रेड लिस्ट के अंदर ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। यहाँ पर कोलैप्स्ड मतलब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है प्रजाति, कोलैप्स हो चुकी है। उसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड खतरे में है। अगला स्टेज यहाँ पर अगर इसको नहीं बचाया तो ये कोलैप्स की कैटेगरी में पहुंच जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एंडेंजर्ड की कैटेगरी मतलब थोड़ी बहुत प्रजाति है, उसको बचाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज यहाँ पर ये ऊपर पहुँच जाएगा और फिर उसके बाद ये ऊपर पहुँच जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगी एक टाइम पर आने बाद। और यहाँ पे फिर वल्नरेबल आता है, नियर थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट, नॉट इवैल्यूएटेड। तो ये कुछ यहाँ पर प्रजातियाँ अलग अलग लिस्ट के अंदर डाली जाती हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो कोमोडो ड्रैगन के बारे में, ये पहले वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर इसकी प्रजातियाँ खत्म हो रही हैं, इस वजह से ये इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर पहुँच चुका है, मतलब और ज़्यादा खतरे में पहुँच चुका है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, वल्नरेबल से इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर पहुँची है छिपकली। उसके बाद आप कह सकते हो जो टूना स्पीशी होती है, टूना आप नाम समझ गए होंगे, मछली की एक स्पीशी है, मछली की प्रजातियां होती है टूना, इनके अंदर रिकवरी देखने को मिली है। चलो एक तरफ जानवर उसके अंदर जा रहे हैं, थ्रेटेंड में जा रहे हैं, खतरा है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे हमने देखा कुछ मछलियों के अंदर रिकवरी देखने को मिली, जैसे कि अटलांटिक ब्लूफिल टूना जिसको हम लोग टूनस टाइनस बोलते हैं, ये एंडेंजर्ड से लीस्ट कंसर्न में पहुंचा। एंडेंजर्ड से लीस्ट कंसर्न मतलब ये जो एंडेंजर्ड है यहाँ पे थी ये प्रजाति, इसके बाद ये लीस्ट कंसर्न में पहुंची है यहाँ पर, मतलब अब इसकी प्रजातियाँ काफ़ी ज़्यादा है, अब इनकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो इनको इतना खतरा नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर और भी टूना की स्पीशी हैं जो कि आज के टाइम पर कोई क्रिटिकल एंडेंजर्ड से एंडेंजर्ड में पहुंची है, मतलब खतरे से बाहर आ चुकी हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी जहाँ पर रिकवरी देखने को मिला, लगभग 4 प्रजातियां हैं जहाँ पर आप कह सकते हो ये चारों प्रजातियां आज के टाइम पर वापस से ग्रो हो चुकी हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हमें और भी जानवरों के साथ ऐसा ही करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर ये पॉपुलेशन खत्म होती हुई नजर आएगी। और जो ये जानवरों की पॉपुलेशन खत्म होगी इससे हमारे एनवायरमेंट के ऊपर नुकसान ही पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो जैसे लायन का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर जो ये लायन है ये खत्म हो रहा है आज के टाइम पर। अब लायन खत्म हो जाएगा तो बाकी सारे अगर जानवर हैं छोटे मोटे जो यहाँ पर हर्बीवोर जानवर, जो पेड़ पौधे खाने वाले जानवर हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे खाने वाले जानवर हैं उनकी जनसंख्या बढ़ती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, लायन की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहती है। लायन क्या करता है, इनको खाता रहता है, इन वाले छोटे छोटे जो जानवर हैं इन सबको खाता रहता है। इससे क्या होता है, जो हमारा एनवायरमेंट है वो भी प्रोटेक्शन में रहता है, हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड रहती है, साथ ही साथ आप कह सकते हो यहाँ पर इनकी जनसंख्या भी मेंटेन रहती है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से इन जानवरों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा खत्म हो जाए। अगर पूरी तरह से जानवर खत्म हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मानव को भी यहाँ पे काफ़ी कुछ झेलने को मिलेगा। उसके बाद कुछ रीसेंट अपडेट्स यहाँ पर डाले गए हैं IUCN रेड लिस्ट के अंदर, वो यह है जो रैप्टर स्पीशी है वो आज के टाइम पर खतरे में देखने को मिलेगी। रैप्टर स्पीशी क्या होती है, मैंने आपसे ही क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल फ्रंट पर। रैप्टर स्पीशी के अंदर बहुत सारी बर्ड्स आती हैं, वो बर्ड जो कि शिकार कर रहे हैं, ठीक है, वो बर्ड जो कि शिकार करती हैं, मतलब मांसाहारी होती हैं, कार्निवोरस डाइट होती है, इनकी मांस को खाती हैं, वो होती हैं रैप्टर स्पीशी। तो आज के टाइम पर रैप्टर स्पीशी भी खतरे में है, जैसे कि वल्चर, ठीक है, फाल्कन और भी बहुत सारी हो गई, काइट, ये सारी बर्ड्स जो हैं काफ़ी हद तक खतरे में देखने को मिलेंगी। उसके बाद अभी हमने देखा कि टर्टल भी बहुत सारे खतरे में है, यानी जो कछुए हैं वो भी बहुत सारा खतरे में है। अभी हमने देखा हाल ही में टर्टल को लेकर एक अवार्ड दिया गया था, बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। क्या आप लोग बता सकते हो कि क्या नाम है उनका जिनको ये अवार्ड दिया गया था? ये मैंने नाम दुबका दिया है तो मतलब दिख ही रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर कोशिश करना, अगर नहीं दिख रहा है तो अच्छी बात है। नीचे कमेंट सेक्शन में नाम ज़रूर बताना कि ये अवार्ड जो है किस व्यक्ति को दिया गया। और उस व्यक्ति ने क्या करा था, बहुत सारे टर्टल हैं, बहुत सारे जो मतलब लगभग 3 प्रजातियां हैं कछुओं की, उनको बचाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल अगेन एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और अगेन एनवायरमेंट आता है GS पेपर 3 के अंदर। यहाँ पे बात हो रही है मंडा बफलो के बारे में। ये बफलो ओडिशा के अंदर पाई जाती है। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हो। ओडिशा का जो कोरतपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर क्या करा, जो मंडा बफलो पाई जाती है उसको एक यूनिक इंडिजिनियस टैग मिल चुका है। अब ये क्या है, मतलब ये अद्भुत है, इसको अद्भुत को देखते हुए यहाँ पर एक टैग दिया गया।
जो मंदा बफेलो है इसको रिकग्नाइज किया गया है एज अ 90th यूनिक ब्रीड ऑफ बफेलो, यानी कि भारत के अंदर टोटल आज के टाइम पर 19 ऐसी भैंस हो चुकी हैं जो कि यूनिक ब्रीड है, यानी कि अद्भुत यहाँ पर ब्रीड पाई जाती हैं। उसमें से 19वीं कैटेगरी आपको ये देखने को मिलेगी मंदा बफेलो की। अब यहाँ पर ये सब किसने डिक्लेयर किया है, तो उसके पीछे एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। तो इस बॉडी का काम होता है, ये बॉडी आप कह सकते हो कि ये सब चीज़ों को डिक्लेयर करती है और एक तरीके से ये सब रिकग्निशन देती है। जैसे कि आज के टाइम पर मंदा बफेलो को ये रिकग्निशन दिया गया, ये 19वें नंबर पर एक यूनिक ब्रीड है बफेलो के अंदर, तो ये सब रिकग्निशन देने का काम करती है ये वाली बॉडी। उसके साथ और भी बहुत सारी कैटल की प्रजातियां हैं, बफेलो की प्रजातियां हैं जिनको यहाँ पर रिकग्निशन मिल चुका है इसका। लेकिन यहाँ पे हम मंदा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मंदा बफेलो 19वें नंबर पर आने वाली है पूरे भारत के अंदर। मंदा का हैबिटेट कहाँ है, मतलब कि कहाँ पर पाई जाती है, तो ये ओडिशा के कोरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादातर इन भैंसों का इस्तेमाल किया जाता है खेत के अंदर, ठीक है, खेत जोताई के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप यहाँ पर देख पाओगे जो बफेलो है, ठीक है, ये ऐश ग्रे और ग्रे कोट्स कलर का यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर और जो एक तरीके से बोला गया, जो इनके हेयर होते हैं वो कॉपर कलर के हेयर देखने को मिलते हैं। और कुछ एनिमल्स यहाँ पे आप कह सकते हो जो कि सिल्वर वाइट होते हैं कलर के अंदर, ऐसा यहाँ पे इनका कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। इनकी जो ब्रीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, जैसे मैंने बताया इनको दर्जाई एक यूनिक का अद्भुत कैटेगरी का दिया गया है, क्योंकि इनके अंदर बहुत खास बात है, इनके जेनेटिक्स को लेकर काफ़ी खास बात है। इसकी वजह से इनको यहाँ पर क्या किया गया, इनको एक यूनिक कैटेगरी का दर्जा दिया गया। नाउ अब यहाँ पर इस ब्रीड की स्पेशलिटी क्या है, ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि मंदा जो है, ये जो बफेलो है, इनके अंदर इतनी ताकत है कि इनको कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती है, मतलब बीमारी बहुत ही कम, ना के बराबर बीमारियां देखने को मिलती है। प्लस इनका एक तरीके से आप कह सकते हो जो एक तरीके से प्रोडक्टिविटी रेट है वो काफ़ी हायर है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये स्पेशल मानी जाती हैं। इसी वजह से इनको ये रिकग्निशन मिला, और रिकग्निशन मिला क्योंकि यहाँ पर एक ये यूनिक बफेलो है, इसके एक यूनिक जेनेटिक पाए जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर रिकग्निशन दिया गया। एट द लास्ट बात करें तो रिकग्निशन देने वाली बॉडी, उसका नाम है NBAGAR, ठीक है, NBAGR फुल फॉर्म है यहाँ पर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। तो इसने यहाँ पर रिकग्निशन दिया, ये कर्नल के अंदर यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये एक नोडल एजेंसी आपको ध्यान रखना है, जिसका मेन काम यही है कि जो भी एक तरीके से यूनिक कैटेगरी देखने को मिल रही है लाइव स्टॉक, यानी चाहे वो भैंस हो, गाय हो या फिर कोई चिकन, ये सब हो, पोल्ट्री कैटेगरी के अंदर आए, तो उनको यहाँ पर एक यूनिक कैटेगरी का ये आइडेंटिफाई करता है, एक तरीके से उनकी कैरेक्टराइजेशन को बताता है, उनको प्रोटेक्शन देने की बात करता है। तो आपको ध्यान रखना है इस बॉडी का क्या काम है। ओके, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। नाउ बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर, ये आर्टिकल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने जो टैग है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का लगा दिया है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री आता है जीएस पेपर 1 के अंदर। याद रखना, यहाँ पर चर्चा हो रही है VO चिदम्बरम पिल्लई जी के बारे में, इनको बारे में हम बात करेंगे। एक फ्रीडम फाइटर थे, इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1872 में, और डेथ हो गई थी इनकी 18 नवंबर 1936 में। आप लोग इनकी इमेज देख पा रहे होंगे। इन्होंने बहुत कुछ किया है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्या हुआ एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप देख पाओगे PIB का आर्टिकल है, पब्लिक एंड ब्यूरोक्रेसी का, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे UPSC पर्सपेक्टिव से। PIB के अंदर बताया गया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिमेंबर किया कि जो फ्रीडम फाइटर थे VO चिदम्बरम पिल्लई जी, ठीक है, यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट भी देख पाओगे, मैंने ट्वीट भी लगा दिया है। ट्वीट के अंदर यहाँ पर इन्होंने बोला कि देखो बहुत सारे लोग इंस्पायर हैं इनसे, प्लस यहाँ पर अभी इनकी जयंती मनाई गई, और यहाँ पर इनकी जयंती मनाई गई, इनको ट्रिब्यूट दिया गया, इनको श्रद्धांजलि दी गई 150वीं एनिवर्सरी के ऊपर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन UPSC बहुत पूछता है कि किसी व्यक्ति की 150वीं एनिवर्सरी हुई है, 100वीं एनिवर्सरी हुई है, 50वीं एनिवर्सरी हुई है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर 150वीं एनिवर्सरी के तौर पर आप कह सकते हो यहाँ पर कि श्रद्धांजलि दी गई, उसी की वजह से यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे VO चिदम्बरम पिल्लई जी के बारे में। तो यहाँ पर इनका पूरा नाम है वलिनेगम ओलंगनाथम चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है, VOC यहाँ पर बोला गया, मैं आगे से VOC ही बोलूँगा, आर्टिकल में भी VOC ही बोला गया है। ओके, तो यहाँ पर इनका जन्म कब हुआ था मैंने आपको बताया, प्लस यहाँ पर इनका प्रोफेशन क्या था, एक लॉयर थे, ठीक है, एक यहाँ पर एमिनेंट एक तरीके से फेमस लॉयर थे, प्लस पॉलिटिक्स के अंदर एंटर हो गई है, फिर राजनीति के अंदर एंटर हुए। कब एंटर हुए, 1905 के अंदर यहाँ पर इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उसके बाद, ठीक है, आप कह सकते हो, आपको मालूम होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन देखने को मिला। अब यहाँ पर जब बंगाल का विभाजन हुआ तो लोग जो है साथ में खड़े हो गए, लोग यहाँ पर क्या हुए, साथ में जो यहाँ पर इंडिया के लोग थे वो सब साथ में खड़े हो गए, साथ में खड़े हो गए, बोलने लगे कि अंग्रेजों का बहिष्कार किया जाए, यानी कि हम लोग क्या करें, स्वदेशी मूवमेंट को अपनाएं। क्या स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट का मकसद यह है, मतलब कि हम अपने प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, अपना जो भी सामान होगा उसका इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेज का जो भी सामान होगा उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा।
ये बंगाल के अंदर चीज़ें चल रही थी। अब यहाँ पर लोगों ने कहा, देखो इस चीज़ के ना लोग बहुत सारे लोग समर्थन में थे, बहुत सारे लोग विरोध में भी थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना कुछ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पर इसी के अंदर जो ये हमारे वीओसी हैं, यानी कि चिदम्बरम पिल्लई जी हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। वो क्या रोल रहा है मैं भी आपको आगे बताऊंगा। बट अभी यहाँ पर यह बात कहाँ तक सीमित है, बंगाल तक सीमित है। तो मतलब बंगाल के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, विभाजन के तौर पर लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट को अपनाया कि जो है अब हम लोग क्या करेंगे, लोग जो अंग्रेजों का सामान है उसका बहिष्कार करेंगे, जैसे अभी हमने चाइना के साथ किया था। जो अभी चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट देखने को मिले, हमने चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, हम स्वदेशी मूवमेंट को अपनाएंगे, अपने कंट्री का सामान इस्तेमाल करेंगे, और ये अंग्रेजों का सामान कुछ भी यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले नहीं है। और अंग्रेज यहाँ पर क्या थे, एक तरीके व्यापारी के तौर पर आए थे, व्यापार के तौर पर आए थे सबसे मेन, ठीक है। तो इनको नुकसान भारी भरकम हो रहा था और होगा भी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि स्वदेशी मूवमेंट को लेकर बहुत सारे लोगों ने ये बोला, ये स्वदेशी मूवमेंट बंगाल के अंदर सीमित रहेगा तो कुछ नहीं है, बंगाल के साथ साथ पूरे भारत के अंदर यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट अगर पहुँच जाए तो कितना बेटर रहेगा। तो यहाँ पर अंग्रेजों को कितना ज़्यादा नुकसान होगा, अंग्रेज कितने लॉस में पहुँचेंगे, तब जाके अंग्रेजों की अकल ठिकाने आएगी। यहाँ पर यह मुद्दा रखा गया। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो यहाँ पर चिदम्बरम पिल्लई जी हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पर इस स्वदेशी मूवमेंट को पहुँचा दिया कहाँ पर, केरला तक, तमिलनाडु तक, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो तमिलनाडु तक यहाँ पर पहुँचाया। प्रेजेंट डे में आज वो तूतीकुड़ी देखने को मिलेगा, मतलब तूतीकुड़ी एक जगह है वहाँ पर, आज के टाइम पर उसको तूतीकुड़ी बोला जाता है, चर्चा में है। वहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट पहुँचाया इन्होंने, और लोग जो है वहाँ तक यहाँ पर इस चीज़ को सपोर्ट करने लगे। मतलब भारत में काफ़ी दूर तक यहाँ पर उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को पहुँचा दिया था। इसी वजह से ये चर्चा में है, इसी वजह से यहाँ पर इनका एक महत्वपूर्ण रोल भी देखने को मिलेगा। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, राइटिंग्स में अगर हम बात करें, मेयरम हो गया, मेवरू हो गया, एंथोलॉजी, बहुत सारी यहाँ पर किताबें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद इनकी डेथ हो चुकी थी 18 नवंबर 1936 में, कहां पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिस के अंदर, जो कि अगेन तूतुकुड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जो कि यहाँ पे प्रीलिम्स में बन सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पिछले साल का पेपर देखा है तो आप समझ जाओगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जो हिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी पिछले 2-3 सालों से, उसमें यहाँ पर यही फोकस किया जा रहा है कि लगभग किसी व्यक्ति की 150वीं एनिवर्सरी हो रही है, 200वीं एनिवर्सरी हो रही है, 250 भी हो रही है, 50वीं हो रही है। तो इनके अवसर पर यहाँ पर जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट की चर्चा हुई तो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पूछ लिया जा सकता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पूछा जा सकता है, और यहाँ पर चिदम्बरम पिल्लई जी हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रख के अपनी तैयारी करते रहना है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमी आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। इकोनॉमी के साथ साथ डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डिफेंस और सिक्योरिटी भी जीएस पेपर 3 में ही आता है। यहाँ पे आप कह सकते हो डिफेंस एक्सपो 2022 को डिक्लेयर कर दिया गया है। ये एक्सपो होने वाला है गांधीनगर गुजरात के अंदर अगले साल। आर्टिकल द हिंदू का आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, राजनाथ सिंह जी ने रिव्यू किया कि यहाँ पर जो डिफेंस एक्सपो है 2022 का, ये होगा अगले साल 2022 में। और आप कह सकते हो यहाँ पर ये 12वां एडिशन है। कौन सा 12वां एडिशन है ये डिफेंस एक्सपो का, ये होगा गांधीनगर गुजरात के अंदर मार्च 2022 में। ओके, अब यहाँ पर ये 12वां एडिशन था तो 11वां एडिशन भी हुआ होगा, बिल्कुल। तो 11वां भी याद रखना क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। 11वां एडिशन डिफेंस एक्सपो का हुआ था लखनऊ के अंदर 2020 के अंदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है डिफेंस एक्सपो है क्या, तो डिफेंस एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो एक्सपो के अंदर डिफेंस एक्सपो के अंदर क्या बोला गया, इसके अंदर जो बहुत सारे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो क्या करेंगे, शोकेस करेंगे अपने जो वेपन्स है उनकी यहाँ पर एक तरीके से शोकेसिंग की जाएगी, उनको दिखाया जाएगा। जैसे मेला होता है ना, उस टाइप की चीज़ यहाँ पर लगती हुई नजर आएंगी। बहुत बड़ी जगह में यहाँ पर ये एग्जीबिशन लगता है। यहाँ पर लैंड, नेवल, एयर यानी कि जो हमारी थल सेना हो गई, भू सेना, और भी बहुत सारे यहाँ पर सेना हो गई, नेवी हो गई, हमारी आर्मी हो गई, ठीक है, एयरफोर्स हो गई, ये सब मिलकर यहाँ पर अपने जो भी इक्विपमेंट्स है या फिर इनका सिक्योरिटी सिस्टम है उसको शोकेस करेंगे, उसको दिखाएंगे। और इससे क्या होगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो प्रोडक्ट हैं, अपना जो डिफेंस है उसको आगे प्रमोट भी कर सकते हैं। और इससे हम लोग ये दिखा सकते हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्लस बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री के अंदर हम लोग खुद बना चुके हैं, और आने वाले टाइम पर भी हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स खुद बनाने वाले हैं। प्लस यहाँ पर ये हमारा टारगेट रहने वाला है कि साल 2024 तक हम लोग डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर, मतलब हम लोग कितना डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर सकें, लगभग $5 बिलियन का। तो हमारा ये गोल है कि हम लोग $5 बिलियन तक यहाँ पे पहुँच जाएं अपने डिफेंस एक्सपोर्ट के टारगेट तक, और ये टारगेट रखा गया है साल 2024 तक। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया डिफेंस एक्सपोर्ट का 11वां एडिशन हुआ था लखनऊ के अंदर। नाउ अगला आर्टिकल है, कुछ छोटे छोटे आर्टिकल हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से मैंने सोचा पढ़ा ही देते हैं। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और एनवायरमेंट अगेन आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। आज का लास्ट आर्टिकल बात करता है भारत का सबसे लंबा एयर प्योरीफायर चंडीगढ़ के अंदर लग चुका है। यहाँ पर आप उसका इमेज देख पा रहे होंगे, ये है एक एयर प्योरीफायर। ये क्या करेगा, हवा को साफ करेगा। इस एरिया के अंदर जो लोग होंगे उनको साफ सुथरी हवा मिलेगी।
इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। कंट्रीज टॉलेस्ट एयर प्योरिफिकेशन टावर इनॉग्रेट हो रहा है आज और इनॉग्रेट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्योरीफायर देख पाओगे, हर जगह यहीं बताया गया। अब ये सब क्यों, कब, कौन से अवसर पर किया गया, तो ये सब एक अवसर था इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ठीक है, तो इसी अवसर पर यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अभी हमने देखा दिल्ली के अंदर जो कन्नॉट प्लेस था, वहाँ पर हमारे पूरे देश का सबसे पहला स्मॉग टावर देखने को मिला। सबसे पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कर दिया गया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। अब ये स्मॉग टावर क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार का ये टावर होता है, जो कि एक तरीके से पॉल्यूटेड जो हवा होती है, यानी कि जो हवा है उसमें काफ़ी गंदगी देखने को मिलती है, वो उसको साफ करता है। यहाँ पे आप कह सकते हो इस प्रकार से टावर बनाया जाएगा, काफ़ी पैसा लगता है। अब जो हवा है, जो गंदी हवा है, वो यहाँ से एंटर करेगी इस टावर के अंदर। एंटर करने के बाद ये अंदर आएगी, अंदर से फिल्टर होने के बाद बिल्कुल साफ सुथरी होने के बाद फिल्टर होकर यह हवा नीचे की साइड फैलने लगेगी और नीचे जो एरिया के अंदर लगभग 1 किलोमीटर तक एरिया तक यहाँ पर यह हवा, साफ हवा पहुँचेगी। जो लोग होंगे आसपास उनको ये साफ एक तरीके से हवा मिलने वाली है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं और इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा, लोगों की हेल्थ भी इंप्रूव होती हुई नज़र आएगी। अभी जैसे मैंने बताया ये सब कुछ कौन से दिन पर हुआ है, तो एक अवसर है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। इस दिन पर यहाँ पर ये सब कुछ सेलिब्रेट किया गया। तो हम लोग ये यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ के अंदर, इस जो है एयर प्योरीफायर टावर उसका। नाउ अब यहाँ पर इस डे के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जो UNGA है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, साल 2019 दिसंबर की बात है, इन्होंने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि जो 7 दिसंबर होगा, 7 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। आपको ध्यान रखना है 7 दिसंबर को यह दिन मनाया जाता है और इस दिन का मेन मकसद है लोगों को एक साफ़ सुथरी हवा मिले। क्लीन एयर से आप नाम समझ रहे होंगे, लोगों को ज़रूरत है साफ़ सुथरी हवा की, और आज के टाइम पर क्लाइमेट चेंज का बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों के ऊपर। तो लोगों को साफ़ सुथरी हवा को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर यह दिन मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। प्लस लोगों को साफ़ सुथरी हवा मिलेगी तो प्लस उनके जो बीमारियां वगैरह हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। 2030 तक हमारा टारगेट यह है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हवा को प्योरीफाई कर सकें। और जो साल 2021 मतलब आज का जो इस साल वाला ये वाला जो साल है, जो साल चल रहा है, इस साल का जो थीम है इस डे का जो थीम है इस साल का, वो है हेल्दी एयर और हेल्दी प्लानट। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। थीम आपसे वनडे एग्जाम में भी पूछ ले जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थीम, ओके, कि इसका विषय क्या है। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। गाइज आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और हो सकता है यहाँ पर थोड़ी बहुत मैंने आज काफ़ी स्पीड से बातचीत करी है, काफ़ी स्पीड से मैंने यहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड किया है, क्योंकि यहाँ पर आज जो है मैं कहीं और पे वीडियो बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, काफ़ी गर्मी हो रही है, इस वजह से मैं जल्दी में रिकॉर्ड कर पाया हूँ। ओके, तो मिलते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।